इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स न्यूज़ीलैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इंटरव्यू का कॉल का टाइमिंग रहता है, किस टाइम आती है और क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे आप 100% अपना इंटरव्यू न्यूज़ीलैंड का क्लियर कर सकते हैं। ये भी श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप इस इंटरव्यू को 100% क्रैक कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसे कि जो स्टूडेंट्स अभी न्यूजीलैंड आ रहे हैं और जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दिया है, तो वो बिल्कुल अपनी इंटरव्यू की कॉल की वेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए ही मैं एक आज बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अपनी फ़ाइल लॉन्चमेंट की थी, तो उसके 1.5 मंथ के बाद मुझे कॉल आ गई थी। तो कॉल है जो वो सुबह 6 बजे से शाम के 3 या 4 बजे तक टाइमिंग रहता है, क्योंकि वो अपने जो न्यूज़ीलैंड का टाइम रहता है उस अकॉर्डिंग आपको कॉल आती है। तो उनके वर्किंग आवर्स ऊपर नीचे मिला के, मतलब आपके इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सुबह 6 बजे से शाम के 3 या 4 बजे तक वो आपको कॉल कभी भी आ सकती है। और अभी भी एक अपडेशन आई है, जैसे कि जो इंटरव्यू है अभी वो सैटरडेज़ को भी आने लगी है, तो आप उस बारे में अवेयर रहना जो भी स्टूडेंट्स इस कॉल का वेट कर रहे हैं। तो मुझे मेरी कॉल सुबह 9:30 बजे आई थी इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे आती है और मैं बिल्कुल अवेयर थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जहाँ पे जिसके थ्रू मैंने जिस एजेंट जिस इमिग्रेशन के थ्रू मैंने अप्लाई किया है, तो उन्होंने मुझे अवेयर कर दिया था कि आपका जो कॉल है वो आएगा और +64 के नंबर से आएगा, क्योंकि वो न्यूजीलैंड का कोड है। मुझे कॉल आती है और मैं अवेयर थी और मैंने उस कॉल को जस्ट विदिन सेकेंड्स ही उठा लिया। जैसे ही मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे लाइक हेलो किया और मैंने भी उनको रिस्पॉन्स किया। तो उन्होंने नेक्स्ट मुझे बोला कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये बात कर रही हूँ और मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। अभी हम आपका जो है इंटरव्यू लेंगे, आपके लिए आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे आपकी। और अगर मैं बीच में कहीं रुकती हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं जस्ट आपका जो आंसर होगा वो मैं अपने सिस्टम में टाइप कर रही होंगी। तो जब मैं रुकती हूँ तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, आप अपना आंसर कंप्लीट करते रहना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि आप इज़ दिस ज्योति? मैंने कहा यस, कि हाँ मैं ज्योति बात कर रही हूँ। तो उन्होंने नेक्स्ट मुझसे डायरेक्ट पूछा कि आप प्लीज़ अपनी एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उस इंट्रोडक्शन में मैंने अपना नाम बताया और मैंने बैकग्राउंड के बारे में बताया, जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस कितना है। और उसके बाद मैंने थोड़ा फैमिली के बारे में बताया। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। मैंने पासपोर्ट नंबर बताया। फिर उन्होंने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी स्पेसिफिकली, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई। तो उससे नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे कि मैं मैरिड हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड का नाम पूछा उन्होंने और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा। और मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड नहीं हैं या अनमैरिड हैं, जैसे जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे तो उसमें आपको क्या है कि आपके मदर फादर सिबलिंग्स जितने भी हैं, जो भी हैं, उनका सबका डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना है। और आपको अपना पैन कार्ड नंबर याद होना चाहिए। और आधार कार्ड भी अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, पहले आपको उसका बता देती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा। तो किसी भी आपका सिबलिंग का, मदर फादर का प्रॉपरली किसी का भी नाम तो चलो आपको पता ही होगा, लेकिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं। तो आपको जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन आपके अगर दादा हैं, किसी की दादी हैं, तो आप उनकी भी डेट ऑफ बर्थ आप याद रखें, क्योंकि वो इनमें से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा है कि अपनी कोई नेशनल आइडेंटिटी नंबर दे दो।
तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जो नेशनल आईडीज़ होती हैं वो हमारा आधार कार्ड भी है, वो हमारा पासपोर्ट भी है, वो हमारा पैन कार्ड भी है। सो आपको उसमें पैनिक नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, आप उनको कंफर्म कर सकते हो कि आप कौन सा नंबर पूछना चाह रहे हो, आप आधार कार्ड की बात कर रहे हो या। तो मुझसे उन्होंने पूछा था तो मैंने कंफर्म कर लिया था कि आप आधार कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। सो मैंने अपना आधार कार्ड नंबर बताया था उनको। सो आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको सबको याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट जो पूछा था फ़ंड रिलेटेड पूछा था। तो उन्होंने बोला है कि आप फंड्स आपके कैसे मैनेज करोगे, और ये फंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही प्रॉपरली तैयारी करनी है, प्रॉपरली कैसे उसको आंसर करना है, तो वो बहुत ही नेचुरल वे में होना चाहिए। तो उसमें आपको पूछ लेते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन रहने वाला है, तो आपको अपने स्पॉन्सर का नाम लेना है, जो भी आपकी स्टडी स्पॉन्सर कर रहा है। और आपको बहुत ही क्लैरिटी देनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप कहीं फंबल कर रहे हो, तो उस केस में आपका रिजेक्शन आता है, नो डाउट। सो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, जो आपके फंड्स आपने शो किए हैं आपके लॉजमेंट के टाइम, सो वही आपको फंड्स आपको मतलब उनको औरली बताने हैं उस टाइम। और नेक्स्ट मुझसे पूछा था कि आप कौन सी स्टडी करने जा रहे हो वहाँ पे, तो मैंने बता दिया था जैसे कि मैं यहाँ पे मास्टर ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स करने आई हूँ। तो फिर मैंने उनको बता दिया था कि मैं ये करने जा रही हूँ, और दैट्स ऑल। मैंने थोड़ा सा बता दिया था कोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप अगर मास्टर ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स करने जा रहे हो वहाँ पे, तो ये आपकी प्रीवियस स्टडीज़ से कैसे मैच कर रहा है, क्योंकि अगर आप किसी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो मैच तो करना चाहिए। तो वो एक पूरा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो, कि अगर आप मतलब यहाँ पे इस कोर्स में आ रहे हो तो वो आप प्रीवियस स्टडी से कैसे मैच कर रहे हो। तो जैसे मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी है, तो वो साइंस का ही कोर्स है, तो मेरा तो काफ़ी रिलेट कर रहा था उसमें। सो मैंने उनको बता दिया जैसे जैसे भी जो चीज़ें मैच करती हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि अब क्या आपने कहीं प्रीवियस एप्लीकेशन लगाई है कहीं, तो मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं किया था। तो अगर आपने अप्लाई किया है कहीं, अगर आपके कोई रिफ्यूज़ल्स हैं, इफ़ एनी, तो प्लीज़ आप ट्रांसपेरेंट रहिए, आप बिल्कुल शेयर करिए। क्योंकि अगर इन केस आप छुपाते हैं या अपने लॉजमेंट के, क्योंकि आपने लॉजमेंट में तो मेंशन किया ही होगा सब कुछ, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं छुपाना है। ये जस्ट एक ऑरल इंटरव्यू होता है, वो आपके आंसर्स नोट कर रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आपने 10 बार, 12 बार, 20 बार कहीं भी अप्लाई किया है, एक एक चीज़ आपको बतानी है। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जितनी भी बार आपने एप्लीकेशन लगाई है और अगर आपके रिफ्यूज़ल्स हैं, तो आपको रिफ्यूज़ल्स की डेट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने अप्लाई किया है तो आपको डेट्स याद होनी चाहिए कि कब कब कौन कौन सी रिफ्यूज़ल आई है। आप वो भी याद कर सकते हो कि आपने लॉजमेंट कब की थी, बट वो चलो इतना नहीं हम कर सकते याद। तो आपको ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि आपको कब कब रिफ्यूज़ल्स आई थी। और नेक्स्ट पूछा था उन्होंने मुझसे कि हाँ, और एक और चीज़ मुझे याद आई, क्योंकि मुझे मेरे एक और फ्रेंड की थी तो उसका रिफ्यूज़ल था कहीं से। तो जहाँ से आपका रिफ्यूज़ल है, फॉर एग्जांपल आपका अगर कनाडा लगाया है या आपने ऑस्ट्रेलिया लगाया है, तो आपका वहाँ से रिफ्यूज़ल है, तो आपने, अगर वो पूछते हैं कि वहाँ पे आपने कौन कौन से कोर्स चूज़ किए थे, अगर मान लो आपके 6-7 रिफ्यूज़ल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आपके एक रिफ्यूज़ल है, 2 रिफ्यूज़ल्स हैं, तो आपको पूछ रहे हैं वो कि आपने पिछले कॉलेजेस में कहाँ पे अप्लाई किया था और आपके कौन से कोर्स लिए थे। तो आपको वो भी याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने पिछले अप्लाई किए और आप भूल गए और अब आप नई एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप पिछला कुछ नहीं याद रखोगे। नो, आपको सारी जितनी भी अपनी एप्लीकेशन पिछली लगाई हैं, कहाँ लगाई थी, किस कॉलेज में लगाई थी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि आप इस कोर्स में क्या स्टडी करोगे। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जिस भी स्टडी में जा रहे हो उसका एक एक पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिस कोर्स में आई हूँ वहाँ पे 3 ट्राइमेस्टर है। 3 ट्राइमेस्टर में आप कम से कम आपको 3-4 कोर्स का पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट्स होंगे उसमें, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उस सब्जेक्ट्स में आप क्या पढ़ोगे
और वो क्या चीज़ें होंगी जो आपको रिलेट करेंगी फ्यूचर में। सो एक कनेक्टेड आंसर होना चाहिए जिसमें सेटिस्फेक्शन आए उनको। सो गाइस, इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप क्या करेंगे। तो उसमें आपको ये इंक्लूड करना होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे पहले तो अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी और फिर मैं यहाँ पे एक एक्सपोज़र लूँगी और एक्सपोज़र लूँगी काम का, और उसके बाद मैं अपनी कंट्री वापस आ जाऊँगी। सो इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक कि आपने न्यूजीलैंड ही क्यों चूज़ किया, आपने कनाडा या फिर और कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ की। सो उसके बारे में आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना है, आपको स्मार्ट आंसर्स देने हैं। इसके अलावा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपसे रिलेटेड ही पूछेंगे, कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे, तो आपको रेडी रहना है। और जब भी आपको आपका जो है ऑफिसर असाइन हो जाता है तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि उसके हफ्ता या फिर 8वें या 9वें दिन मतलब कॉल आपको आनी ही आनी है, और आपको रेडी रहना है और आपको आंसर प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं। आप मुझे पर्सनली भी लाइक कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी और आप 100% आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी। जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड आ रहे हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि मे बी ये बहुत टफ होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो नो इश्यूज़, आप जो भी आंसर प्रिपेयर करेंगे वो ट्रांसपेरेंट करिए और यस, फ्री रहिए, और जो आपको पूछते हैं वो आप स्मार्टली आंसर कीजिए, नो फंबलनेस। सो दैट्स ऑल। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।